नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मैरीटाइम इंजन की तरफ से है। अब भारत की नेवी हमारी बाकी दो सर्विस के मुकाबले सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के मुकाबले नेवी में मैक्सिमम वेसल्स मेड इन इंडिया वेसल है, जिनको ज़्यादातर भारत में ही डेवलप और डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अभी इन सब के बावजूद भी अभी हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम एक मेजर चैलेंज का सामना कर रहे हैं, और वो ये कि हम भले ही अभी हमारी इंडिजिनस वेसल्स को और यहाँ तक कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी खुद बना सकते हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास मैरीटाइम गैस टरबाइन इंजन मौजूद नहीं है। अभी तक ज़्यादातर इंडियन वेसल में यूक्रेन की जोरिया मैस्प्रोकेट के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रीसेंट लड़ाई के बाद भारत को एहसास हो चुका है कि हम इसके लिए अब ज़्यादा दिन तक रशिया या यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और साथ ही नेवी की तरफ से अभी अपनी फ्यूचर वेसल के लिए एग्जिस्टिंग प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने के बदले फ्यूचरिस्टिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। और अभी नेवी की जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स होने वाले उनमें हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसको लेके अभी भारत यूके और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा था, और अभी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को अपनी हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को ऑफर करने की बात सामने आई है। रोल्स रॉयस अपनी इंजन के लिए काफी पॉपुलर है, और अभी वो खास करके इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर फ्लीट के लिए अपनी हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को ऑफर कर रहे हैं। इस इंजन का नाम MT30 है, जो कि अकेले ही 36 से 40 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकता है, और ये इंजन एक सिंगल यूनिट है, जबकि सेम पावर को जनरेट करने के लिए अभी की कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम में मल्टीपल इंजन का इस्तेमाल होता है। तो इससे अगर किसी भी वेसल में हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे तो इसको इंस्टॉल करने में काफी कम स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही बाकी इंजन के मुकाबले काफी हल्का भी होने वाला है। लेकिन बदले में ये बाकी इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा साइलेंट भी है और पावरफुल इंजन है, जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को मिनटों के अंदर फुल स्पीड को अचीव करने की क्षमता देने वाला है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर MT30 सीरीज के इंजन को एडिशनल इंजन और कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और एक हाइब्रिड यूनिट की तरह इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली टर्की की तरफ से बात कंफर्म किया गया था कि अभी वो कान फाइटर जेट को पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, और अगर इसको पाकिस्तान एक्वायर करना चाहता है तो इनको पाकिस्तान के साथ मिलकर टर्की जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर कर रहा था। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी तब काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने की बात सामने आई थी, और अगर ये बात सच है तो हो सकता है भारत से पहले पाकिस्तान आसानी से 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता है, क्योंकि अभी टर्की की तरफ से अपनी कान फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट को भी किया जा चुका है। इसके बाद अभी एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने को लेकर एक क्लियर स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बात बताया कि पाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी पुरानी हो रही F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने वाले हैं। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल J-31 का नाम लिया जा रहा है, जो कि एक चाइनीज ओरिजिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसको एक्वायर करने का या कब तक इसको एक्वायर किया जाएगा, इसका कोई प्रॉपर टाइमलाइन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक चाइना की तरफ से भी J-31 की फुल स्केल प्रोडक्शन को शुरू करने को लेकर कोई भी प्रॉपर टाइमलाइन नहीं दिया गया। और एक तरीके से चाइना ने जितने तेजी के साथ J-20 को डेवलप कर लिया था, कहीं ना कहीं J-31 को डेवलप करने में चाइना काफी समय ले रहा है। वैसे अगर आप कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो J-31 ऑलमोस्ट हमारी एमका के साथ सिमिलर होने वाला और लगभग सेम पेलोड को कैरी करने वाला है। अब अगर यहाँ पर चाइना इसको 2030 से पहले मास प्रोडक्शन में एंटर करता है, तो पाकिस्तान इसको भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने से पहले हासिल किया जा सकता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि भारत के मुकाबले इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे होने के बावजूद भी, या भारत के डिफेंस बजट से पाकिस्तान का डिफेंस बजट बहुत ही कम होने के बावजूद भी, जैसे ही भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया था, तो पावर को बैलेंस करने के लिए जैसे तैसे करके पाकिस्तान की तरफ से लगभग सेम टाइम पर सेम अमाउंट में J-10C को हासिल किया गया था। तो हम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के साथ पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और साथ ही
भारत से पहले भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिश कर सकता है, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को पैसा देना पड़े या फिर कुछ और देना पड़े, वो इसमें पीछे नहीं रहने वाले। और यहाँ पर भारत को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाते हैं और हम एमका को या कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी होने वाली है। अभी के हिसाब से हम 2032 के आसपास जाके एमका को अपने सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हो सकता है पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। और इसी वजह से रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि Su-57 को भी हासिल करने का प्रपोजल दिया गया था, जिससे हम 2030 से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट के एटलीस्ट 2 से 3 स्क्वाड्रन को अपने सर्विस में शामिल कर पाएंगे और इससे बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। अब आजकल ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी मिलिट्री के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सिस्टम बन चुके हैं, जो कि एक लो कॉस्ट लेकिन इफेक्टिव ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम है। अभी भारत की बात करें तो भारत अपनी अलग अलग सर्विस में अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को और स्वार्म ड्रोन को इंडक्ट कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पर पाकिस्तान से लगे हुए हमारे बॉर्डर एरिया में हमें लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स एक्टिविटी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि या तो ड्रग्स या हथियारों को स्मगल करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके राजस्थान और पंजाब सेक्टर में हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये अभी ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पर हम एकदम से पूरी एरिया के ऊपर 24 घंटे मैनुअली नजर नहीं रख सकते हैं। और इसी वजह से इसका फायदा उठाकर इस रीजन में पाकिस्तानी स्मगलर्स और आतंकवादियों की तरफ से ड्रग्स और हथियारों को चाइनीज मेड कार्गो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इधर से उधर करने की कोशिश की जाती है। और 2023 में ही बीएसएफ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी ऐसी एक्टिविटी को चेक करने के लिए भारत की तरफ से पूरे एरिया को एंटी ड्रोन सिस्टम से इक्विप करने का फैसला किया जा रहा है। अभी पता चला है कि इसके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 3 अलग अलग तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, जिनको आगे चल के या तो सेपरेटली स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह या इंटीग्रेटेड वे में या कंबाइन करके डिप्लॉय किया जाएगा। अब कौन कौन से एंटी ड्रोन सिस्टम को भी टेस्ट किया जा रही है तो अभी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें सिग्नल जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और ड्रोन कैप्चर जैसे सिस्टम मौजूद होने वाली है। और इन सब स्पेसिफिकेशन को समराइज करने के बाद मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ग्रीनी रोबोटिक्स की इंद्रजाल सिस्टम को आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी के लिए भारत का इकलौता ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसको मैश नेटवर्क की मदद से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये अकेले ही एक ही बार में 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है। जबकि अभी हमारे पास बाकी जितने भी एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है वो एक ही बार में उनकी एक यूनिट 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर पाएगा। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी की एंटी ड्रोन सिस्टम को भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और म्यांमार की तरफ से, और अभी भारत की तरफ से भारत और म्यांमार के बीच सालों से चल रही फ्री मूवमेंट रिजीम को फाइनली बंद करने का फैसला किया जा रहा है। अब जो लोग नहीं जानते कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये भारत और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट है जिसके चलते भारत और म्यांमार के बॉर्डर में रहने वाले लोग एक दूसरे के देश में लगभग 16 किलोमीटर के अंदर तक जा सकते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाए, नागालैंड हो जाए, मिजोरम हो जाए या मणिपुर हो जाए, तो वहाँ के जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो म्यांमार के अंदर जा सकते हैं और म्यांमार के लोग इन सब स्टेट में आ सकते हैं और इसके लिए इनको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भारत की नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट के जो लोग हैं जो कि म्यांमार के साथ लगे हुए हैं, तो ये अपनी डेली ज्यादातर नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और जिस तरीके से हम किसी चीज को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो उन एरिया में इंडियन साइड के लोग म्यांमार के साइड जाते हैं और म्यांमार के साइड के लोग भारत के साइड में आते हैं। और ये सिलसिला काफी सालों से चलता आ रहा था, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा मणिपुर में वायलेंस काफी बढ़ रहा है और अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी ऐसा एक हमला किया गया था। इसमें हमारे 6 सिक्योरिटी पर्सनल सभी इंजर्ड हुए थे। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये जो मिलिटेंट ग्रुप था जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया था, ये हमारे लोग नहीं बल्कि म्यांमार के साइड के लोग थे और एक तरीके से मशीनरीज थे जो कि इस फ्री मूवमेंट रिजीम का फायदा उठाकर आराम से इंडियन साइड में घुसकर डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। और इसी वजह से अभी भारत की तरफ से फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद करने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही पूरे इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को फेंसिंग से सील करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।